इस कहानी की शुरुआत में हम कुछ ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स को देखते हैं जिनमें लड़के अपने ब्रेकअप का दर्द शेयर कर रहे होते हैं। इसके बाद हम नवंबर 2021 चेन्नई का एक सीन देखते हैं। अंधेरी रात में पार्सल ट्रक एक लड़की के घर के सामने आकर रुकता है। उस लड़की के बॉयफ्रेंड ने उसके बर्थडे के लिए एक टेडी बियर गिफ्ट में भेजा था। वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और उसे कहती है कि मुझे यकीन ही नहीं होता कि तुमने मेरे बर्थडे पर इतना अच्छा गिफ्ट भेजा है। लेकिन फोन रखते ही वो टेडी बियर उस लड़की के सभी बॉयफ्रेंड्स का नाम लेना शुरू कर देता है। उस लड़की ने अब तक 4 लड़कों को धोखा दिया था। इसके बाद टेडी बियर उस लड़की को बहुत ही ब्रूटली जान से मार देता है। इसके बाद हम जीवा नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अभी अभी अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करके उसे हनीमून पर लेकर श्रीलंका जा रहा होता है। वो लड़की जीवा से कहती है कि मैंने बहुत सारे लड़कों को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन जब तुमने मुझे प्रपोज किया तो मैं मना नहीं कर पाई। लेकिन तुमने कहा था कि तुम अपना फार्म हाउस मेरे नाम करने वाले हो, करोगे ना? जीवा कहता है कि हाँ जरूर करूंगा, लेकिन श्रीलंका से हनीमून मनाकर वापस आने के बाद। इतना सुनते ही वो लड़की कहती है कि अभी 1 घंटे पहले ही तो तुमने मुझे प्रपोज किया है, आधे घंटे पहले हम दोनों ने शादी की है और अब तुम मुझे श्रीलंका लेकर जा रहे हो? नहीं, मुझे अपने घर वापस जाना है। उसकी बात सुनकर जीवा उस लड़की पर बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे जान से मार देता है। दरअसल जीवा का असली नाम प्रभु है और प्रभु एक साइकोपैथिक किलर है जो उन लड़कियों को जान से मार देता है जो अपने बॉयफ्रेंड को चीट करती हैं। दूसरी तरफ हम एक कॉलेज में रम्या नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि फिजियोथेरेपी स्टूडेंट है। क्लास में प्रोफेसर अपने स्टूडेंट को साइकोपैथ किलर के बारे में पढ़ा रहा होता है। वो अपने स्टूडेंट्स को बताता है कि हर एक साइकोपैथ किलर अपने इल्यूजन में किसी से बात कर रहा होता है और अगर उसके सामने हम भी उसके इल्यूजनरी कैरेक्टर से बात करना शुरू कर दें तो उनका ब्रेन फ्रीज हो जाता है और इलाज करने में आसानी हो सकती है। लेकिन ध्यान रहे कि उनका ट्रिगर पॉइंट एक्टिवेट नहीं होना चाहिए। वो अपने स्टूडेंट को किसी साइकोपैथिक पेशेंट के बारे में रिसर्च करके थीसिस सबमिट करने के लिए कहता है। रम्या उनसे साइकोपैथिक पेशेंट्स की डिटेल मांगती है, जिस पर प्रोफेसर उससे कहता है कि तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें उनके फोटोज और ज्यादा डिटेल्स नहीं दी जाती, क्योंकि अगर तुम उनका पीछा करना शुरू कर दोगे और उसे पता चल गया तो वो तुम्हें जान से भी मार सकता है। इधर रात में हम उसी टेडी बियर वाले ट्रक को फिर से देखते हैं। एक लड़की को फिर से उसके बॉयफ्रेंड ने टेडी बियर गिफ्ट में भेजा था। गिफ्ट पाकर वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और उसे कहती है कि मैंने तुम्हें शादी से इनकार कर दिया था, फिर भी तुमने मेरे लिए गिफ्ट भेजा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो लड़का कहता है कि ऐसा समझो कि वो टेडी बियर नहीं मैं हूँ, उसे गले लगा लो। वो लड़की टेडी बियर को गले लगाती है, लेकिन तभी वो टेडी बियर उस लड़की के सभी बॉयफ्रेंड्स का नाम लेना शुरू कर देता है और फिर उस लड़की को भी जान से मार देता है। अगली सुबह उस लड़की के घर पर पुलिस आ जाती है। शहर में इसी तरह लगातार जवान लड़कियों के मर्डर हो रहे थे। एसीपी साई कुमार को इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए अपॉइंट किया जाता है। साई उस लड़की की लाश को देखकर शॉक्ड हो जाता है। किलर ने उसकी आंखें निकाल ली थी, मिडिल फिंगर भी काट दी थी और उसकी लाश का स्टैच्यू बना दिया था। उस लड़की के घर से पुलिस को किलर की तरफ से अंधों के लिए लिखी जाने वाली एक ब्रेल स्क्रिप्ट लेटर मिलता है, जिसमें लिखा था कि अगर औरतों को कुछ होता है तो महिला संगठन आती है, लेकिन अगर मर्दों को कुछ होता है तो बघीरा आएगा। लेकिन अब पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर ये बघीरा है कौन। इसके बाद हम योगेश नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपने घर में सुसाइड करने वाला होता है। तभी उसका भाई दरवाजा तोड़कर कमरे के अंदर आ जाता है। योगेश उससे कहता है कि अब मैं और जीना नहीं चाहता। दरअसल योगेश अपनी गर्लफ्रेंड के बर्थडे पर उसके कमरे में उसके लिए सरप्राइज प्लान कर रहा होता है और अपनी गर्लफ्रेंड के आने से पहले ही वो बेड के नीचे छुप जाता है। उसकी गर्लफ्रेंड अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ कमरे के अंदर आ जाती है और उसे कहती है कि मैंने योगेश को तो बस टाइम पास के लिए रखा है। वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ सब कुछ करती है और ये सब कुछ योगेश ने अपनी आंखों से देख लिया था। ये सुनकर योगेश का भाई उससे कहता है कि उस लड़की ने तुम्हें धोखा दिया है तो तू क्यों मरेगा। इसके बाद वो योगेश को बघीरा ऐप के बारे में बताता है। योगेश बघीरा ऐप पर अपनी गर्लफ्रेंड की डिटेल्स और बेवफाई का सबूत अपलोड कर देता है, जिसके बाद उसके पास मैसेज आता है कि उसकी गर्लफ्रेंड को सबक सिखाने के लिए बघीरा जरूर आएगा। दरअसल साइकोपैथिक किलर प्रभु ही बघीरा ऐप का मालिक है। ब्रेकअप होने के बाद लड़के बघीरा ऐप पर अपनी गर्लफ्रेंड की डिटेल्स को शेयर कर देते हैं, जिसके बाद प्रभु उन लड़कियों से अलग अलग नाम बताकर मिलता है, उन्हें अपने प्यार की जाल में फंसाता है
जैसे कि बेधावल्ली नाम की एक लड़की को प्रभु पार्थ सारथी बनकर मिलता है, रेनू नाम की दूसरी लड़की से डॉक्टर राहुल रेड्डी बनकर, तीसरी लड़की से एक गूंगा लड़का हरीश और चौथी लड़की से ध्रुव बनकर मिलता है। सबको अपने प्यार की जाल में फंसाकर उन्हें शादी के लिए प्रपोज करता है। जो शादी के लिए मान जाती हैं, प्रभु उनके साथ शादी कर लेता है और तुरंत हनीमून मनाने के लिए उन्हें श्रीलंका लेकर चला जाता है और श्रीलंका में ही उन लड़कियों को जान से मारकर अकेले वापस आ जाता है। और जो लड़कियां शादी के लिए नहीं मानती, बघीरा यानी कि प्रभु उनके पास टेडी बियर गिफ्ट में भेजता है और उस टेडी बियर की हेल्प से उन लड़कियों को भी जान से मार देता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि प्रभु फिजियोथेरेपी स्टूडेंट रम्या से मिलने के लिए आता है। वो दोनों काफी टाइम से फेसबुक पर एक दूसरे से बात कर रहे थे और आज पहली बार दोनों आमने सामने मिल रहे हैं। दोनों एक दूसरे से ढेर सारी बातें करते हैं। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और प्रभु उसे अपना नाम देवा बताता है। दूसरी तरफ शहर में अब भी लड़कियों के गायब होने और टेडी बियर से मर्डर होने की घटनाएं लगातार हो रही होती हैं। लेकिन टेडी बियर मर्डर से पहले सभी विक्टिम को उनके बॉयफ्रेंड का कॉल आया था, जिसको ट्रेस करने पर पुलिस वालों को बघीरा ऐप के बारे में पता चल जाता है। पुलिस उस ऐप को बैन करवा देती है और उसकी एक्टिविटी पर नजर रखना शुरू कर देती है, जिसे कि साई कुमार को पता चल जाता है कि एक लड़की के पास अभी अभी टेडी बियर डिलीवर हुआ है। पुलिस की साइबर टीम तुरंत उस लड़की को कॉल करती है। साई कुमार उस लड़की को टेडी बियर से दूर रहने के लिए कहता है और अपनी पूरी टीम लेकर उस लड़की के घर जाने लगता है। इधर टेडी बियर उस लड़की को जान से मार चुका होता है और वापस अपने डिलीवरी ट्रक पर आ जाता है। ड्राइवर उस ट्रक को लेकर भागने लगता है। पुलिस उसका पीछा करती है। ट्रक ड्राइवर भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन आखिर में पुलिस वाले उस टेडी बियर को पकड़ ही लेते हैं। उस टेडी बियर के कवर में फखरू नाम का एक बौना आदमी होता है। पुलिस वाले फखरू को जेल में ले जाकर टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं और तभी एक हवलदार आकर साई कुमार को बताता है कि फखरू हमारे पास ही है, लेकिन फिर भी एक जगह पर लड़की को टेडी बियर डिलीवर हुआ है और अब भी शहर में टेडी बियर वाले मर्डर रेगुलर हो रहे हैं। जिसके बाद फखरू उनसे कहता है कि तुमने जंगल के बस एक ही टेडी बियर को पकड़ा है, लेकिन बाहर अब भी बहुत सारे टेडी बियर घूम रहे हैं और हम सबको कमांड देने वाला हमारा एक ही मालिक है, बघीरा। दूसरी तरफ हम श्रीलंका में बघीरा यानी कि प्रभु को देखते हैं, जो कि रम्या से शादी करके उसे श्रीलंका लेकर आ जाता है। श्रीलंका में प्रभु का एक बहुत बड़ा विला है। प्रभु रम्या को लेकर विला के अंदर जाने के लिए उसका दरवाजा खोलता है, जो सिर्फ प्रभु के फिंगरप्रिंट और उसके आंखों के स्कैन से ही खुलता है। यह देखकर रम्या उससे पूछती है कि आखिर यह सब क्या है। प्रभु उससे कहता है कि यह तो बस सिक्योरिटी के लिए है कि कोई भी मेरी इजाजत के बिना इस विला के अंदर या बाहर नहीं जा सकता। दोनों विला के अंदर चले जाते हैं। विला को अंदर से देखने के बाद रम्या उससे कहती है कि यह विला बहुत खूबसूरत है। प्रभु उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए ताजमहल जैसा ये मकबरा बनाया है। इसके बाद रम्या को अपनी एक फ्रेंड रीतू का कॉल आ जाता है। रम्या उसे बताती है कि मैंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी कर ली है और अब उसके साथ मैं श्रीलंका में ही आ गई हूँ। रीतू भी श्रीलंका से ही है। रम्या श्रीलंका को विला का लोकेशन शेयर कर देती है। पूरे विला के अंदर उन दोनों के अलावा एक नौकरानी भी होती है, जो दोनों के आने के बाद विला छोड़कर बाहर चली जाती है। इधर इंडिया में अब भी चीटिंग करने वाली लड़कियों का मर्डर हो रहा होता है। पूरे शहर में दहशत का माहौल बन जाता है। लोग कमिश्नर ऑफिस के बाहर हंगामा करना शुरू कर देते हैं। हर किसी को अपनी बेटियों की फिक्र होती है। एक आदमी साई कुमार से कहता है कि मेरी बेटी की जान बचा लो, उसने 5 लड़कियों को धोखा दिया है। साई कुमार को भी सब कुछ सुनने के बाद अपनी बेटी की भी फिक्र होने लगती है। इसके बाद कमिश्नर खुद मीडिया में आकर लोगों को टेडी बियर मर्डर के बारे में बता रहा होता है। तभी हम हॉस्पिटल का एक सीन देखते हैं, जहां एक अंधा आदमी अपना इलाज करवा रहा होता है। उसके पास ब्रेल स्क्रिप्ट में लिखी एक डायरी होती है। अंधे आदमी को वो डायरी पेपर मार्ट कंपनी में काम करने वाले एक लड़के ने पढ़ने के लिए दी थी। न्यूज सुनकर वो आदमी तुरंत हैरान हो जाता है, क्योंकि इसकी डायरी में टेडी बियर मर्डर के बारे में ब्रेल स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था। वो तुरंत उठकर पुलिस स्टेशन की तरफ जाने लगता है। वो पुलिस स्टेशन पहुंचकर सबको बताता है कि मेरे पास उस किलर की डायरी है। डायरी ब्रेल स्क्रिप्ट में लिखी हुई थी, जिसके बाद साई कुमार उसे डायरी पढ़कर सुनाने के लिए कहता है। इसके बाद हम फ्लैशबैक में 1999 में प्रभु का बचपन देखते हैं। प्रभु, मुरली और फकरू तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। प्रभु की माँ मुरली के घर पर काम करती थी, लेकिन एक दिन उसकी माँ की मौत हो जाती है। उसकी मौत के बाद मुरली की माँ रुक्मणी और पिता गणेशन ने ही अपने बेटे मुरली के साथ साथ
प्रभु को भी पाला था। गणेशन बचपन में मुरली और प्रभु को जंगल बुक की कहानियां सुनाया करता था और उन कहानियों को सुनने के बाद मुरली खुद को मोगली और प्रभु खुद को बघीरा मानता था। गणेशन के खिलौने बनाने वाली एक फैक्ट्री थी और वो बहुत अमीर भी होता है। और एक दिन प्रभु की एक दोस्त रैबिट उसके पास आती है और उसे $1 वाली चेन गिफ्ट करती है। रैबिट उसे कहती है कि यह चेन मुझे मेरी दादी ने दिया है और उन्होंने कहा था कि यह चेन तुम अपने सबसे अच्छे दोस्त को गिफ्ट करना, और इस वक्त तुम ही मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। अगले दिन सभी बच्चे छुपन छुपाई खेल रहे होते हैं। प्रभु छुपने के लिए एक खंडार वाले घर का दरवाजा खोलता है तो देखता है कि गांव की एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ कमरे के अंदर होती है। प्रभु ने 1 हफ्ते पहले ही उस लड़की को उसी कमरे में गांव के एक दूसरे लड़के के साथ भी देखा था। प्रभु अपनी मासूमियत से उस लड़की से पूछता है कि आप इस लड़के के साथ यहाँ क्या कर रही हैं? पहले तो आप किशोर के साथ थी। वो लड़की घबरा जाती है। उसे लगता है कि प्रभु ने अगर किशोर या फिर गांव वालों को कुछ बता दिया तो मेरी बदनामी हो जाएगी और मेरी शादी भी टूट जाएगी। वो पास में रखा कॉकरोच मारने वाला केमिकल उठाकर प्रभु की आंखों में स्प्रे कर देती है और उससे कहती है कि अगर तुमने किसी और से कुछ भी बताया तो मैं ये स्प्रे मुरली की आंखों में भी मार दूंगी। प्रभु रोता हुआ वहां से भाग जाता है। मुरली की माँ प्रभु को लेकर हॉस्पिटल जाती है, लेकिन प्रभु की आंखें खराब हो चुकी थी। उसे दिखना बंद हो जाता है और डॉक्टर कहती है कि अब इसका कोई इलाज नहीं है। इसके बाद वो लड़की रैबिट भी प्रभु के पास आती है और उसे बताती है कि मेरे पापा का ट्रांसफर हो गया है और मैं कल ही यहाँ से चली जाऊंगी। अगले दिन रैबिट भी गांव छोड़कर चली जाती है और कुछ सालों बाद प्रभु, मुरली और फखरू बड़े हो जाते हैं। मुरली अपने पापा के बिजनेस को और बढ़ाने के साथ साथ स्टैच्यू बनाने वाली फैक्ट्री खोलता है और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के स्टैच्यू बनाकर करोड़ों में कमाई करता है। उनकी फैमिली में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन एक दिन उन्हें पता चलता है कि मुरली की माँ रुक्मणी को लास्ट स्टेज कैंसर है। रुक्मणी अपने बेटे मुरली से कहती है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड रेशमा से शादी कब करने वाले हो, लेकिन मुरली कहता है कि हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और कुछ भी नहीं। तब प्रभु उन सबको बताता है कि रेशमा फैंटेसी वेडिंग करना चाहती है। फैंटेसी वेडिंग का मतलब शादी में सिर्फ दूल्हा दुल्हन और उनके 1-2 खास दोस्तों के अलावा कोई भी शामिल नहीं होता। अगले दिन रेशमा का बर्थडे होता है। मुरली उसे सरप्राइज गिफ्ट देता है और उसे अपना ड्रीम प्रोजेक्ट दिखाता है। वो रेशमा से कहता है कि मैंने श्रीलंका में हम दोनों के लिए एक विला लिया है जिसमें हम दोनों ही अकेले रहेंगे, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। रेशमा यह सुनकर बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद वो दोनों फखरू और प्रभु की मौजूदगी में फैंटेसी वेडिंग कर लेते हैं। शादी पूरी होते ही दोनों हनीमून के लिए श्रीलंका जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन तभी मुरली को उसके पापा का कॉल आता है। मुरली भागता हुआ हॉस्पिटल जाता है और उन्हें पता चलता है कि रुक्मणी की तबीयत अब बहुत खराब होती जा रही है और अब उसका बच पाना नामुमकिन है। मुरली रोते हुए अपनी माँ से कहता है कि अब आपका बच पाना नामुमकिन है तो क्यों ना आप अपनी आंखें प्रभु को डोनेट कर दो। रुक्मणी को भी यह बात अच्छी लगती है और मरने से पहले वो अपने बेटे जैसे प्रभु के लिए अपनी आंखें दान कर देती है। प्रभु अभी हॉस्पिटल में होता है। दूसरी तरफ मुरली अपनी माँ का अंतिम संस्कार करने वाला होता है। तभी प्रभु को रेशमा का कॉल आता है। वो प्रभु से कहती है कि मैं तुम्हारी माँ के अंतिम संस्कार में नहीं आ सकी क्योंकि मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन मेरे पास उनका ऑपरेशन करवाने का पैसा नहीं है। फोन सुनने के बाद मुरली तुरंत अपने ऑफिस में जाकर अपनी चेकबुक निकालता है और रेशमा के लिए 1 लाख का चेक बनाता है। तभी उसे अपने एक क्लाइंट का फोन आता है। वो मुरली से कहता है कि मैं एक काम से बेंगलोर आया था और मैंने यहाँ पर रेशमा को एक दूसरे लड़के के साथ देखा है। मुरली को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। तब वो आदमी मुरली को वीडियो कॉल पर सब कुछ दिखा देता है। रेशमा एक दूसरे लड़के के साथ स्विमिंग पूल में होती है। मुरली दूसरे फोन से रेशमा को कॉल करता है और उससे पूछता है कि तुम कहाँ हो, लेकिन रेशमा कहती है कि मैं अभी भी हॉस्पिटल में ही हूँ। फोन रखने के बाद वो लड़का रेशमा से कहता है कि अगर मुरली को सच पता चल गया तो क्या करोगी। रेशमा कहती है कि मैं उसे अपनी मिडिल फिंगर दिखा दूंगी। इधर हॉस्पिटल में प्रभु के आंखों की पट्टी खोली जाती है। प्रभु अपनी आंखों से सबसे पहले मुरली को देखना चाहता है, लेकिन उसके सामने मुरली की लाश पड़ी होती है। रेशमा के धोखे के बाद मुरली ने आत्महत्या कर ली थी। प्रभु को यह सदमा बर्दाश्त ही नहीं होता। उस वक्त बारिश हो रही होती है। दूसरे कमरे में कोई क्रिकेट देख रहा होता है और एक तरफ कोई बर्थडे पार्टी कर रहा होता है। उस वक्त प्रभु के आसपास जो भी हो रहा होता है वो प्रभु के साइकोपन का ट्रिगर पॉइंट बन जाता है और कुछ दिन बाद प्रभु रेशमा को मारने के लिए उसके घर पहुंच जाता है, लेकिन वो प्रभु नहीं बघीरा होता है। वो रेशमा की मिडिल फिंगर को तोड़ देता है और रेशमा को मारकर उसका स्टैच्यू बनाने वाला ही होता है।
तभी रेशमा का बॉयफ्रेंड वहां पहुंच जाता है। वो बघीरा के ऊपर पीछे से अटैक कर देता है। बघीरा बेहोश हो जाता है। 6 महीने बाद बघीरा मेंटल हॉस्पिटल में होता है। गणेशन उससे मिलने के लिए आता है। डॉक्टर गणेशन को बताता है कि प्रभु अब सिर्फ प्रभु नहीं रहा है, वो बघीरा बनकर लोगों को मारना चाहता है। लेकिन इलाज से धीरे धीरे उसकी हालत में सुधार आ जाता है और गणेशन उसकी बेल करवा के उसे लेकर अपने घर आ जाता है। लेकिन अब प्रभु मुरली के पैसों का अलग इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। वो सबसे पहले एक टीम हायर करके बघीरा नाम का एक एप्लीकेशन बनवाता है और फिर उन सभी लड़कियों की डिटेल्स निकालता है जिन्होंने अपने बॉयफ्रेंड को धोखा दिया हो। और ये सब देखकर गणेशन भी हैरान हो जाता है। प्रभु उससे कहता है कि अब जो लड़कियां रेशमा की तरह अपने बॉयफ्रेंड को धोखा देंगी, मैं उन्हें अपने प्यार की जाल में फंसाऊंगा, उनके साथ शादी करूंगा और उन्हें लेकर श्रीलंका जाऊंगा और फिर उन्हें श्रीलंका में खुशी खुशी जान से मार दूंगा। लेकिन जो शादी के लिए मना करेंगी उनके पास फकरू को टेडी बियर बनाकर भेजूंगा और उन्हें भी जान से मार दूंगा। और अब तक प्रभु कई लड़कियों को इसी तरह से मार चुका होता है। अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और हम रम्या की एक फ्रेंड को देखते हैं। वो भी रम्या के साथ कॉलेज में पढ़ती है और रम्या के साथ उसे भी कॉलेज में किसी साइको पेशेंट के बारे में थीसिस सबमिट करनी होती है। वो कॉलेज के रिकॉर्ड रूम में चुपके से फाइल देख रही होती है। रम्या जिस पेशेंट के बारे में रिसर्च कर रही थी उसकी फ्रेंड को वो फाइल मिल जाती है। वो कोई और नहीं बघीरा ही होता है, जो कि अब रम्या को लेकर श्रीलंका जा चुका है। वो भागकर एसीपी साईं कुमार के पास जाती है और उसे सब कुछ बता देती है। साईं कुमार भी बघीरा को पकड़ने के लिए श्रीलंका पुलिस को खबर करवा देता है और खुद भी श्रीलंका के लिए निकल जाता है। इधर श्रीलंका में अगले दिन विला पर रम्या से मिलने के लिए उसकी फ्रेंड रितु भी आ जाती है। रम्या उसके साथ बैठकर बातें करना शुरू कर देती है और यहाँ हमें पता चलता है कि रम्या भी श्रीलंका की रहने वाली है, लेकिन उसने अब तक ये बात प्रभु को नहीं बताई थी। तभी रितु टीवी ऑन कर देती है। टीवी पर क्रिकेट मैच चल रहा होता है और इससे प्रभु का बघीरा मोड एक्टिवेट हो जाता है। वो पागलों जैसी हरकत करने लगता है और उनके पास आकर टीवी ही तोड़ देता है। रितु ये सब देखकर शॉक्ड हो जाती है। तब रम्या उससे कहती है कि प्रभु ऐसा ही है, उसने फैंटेसी वेडिंग के नाम पर एक खाली मंडप में मुझसे शादी की है और अगले ही पल मुझे लेकर हनीमून पर आ गया। रितु उससे कहती है कि तुम्हें इसकी हरकतों में कोई साइकोपन नजर नहीं आता, तुम एक फिजियोथेरेपी स्टूडेंट हो। तभी रम्या को कुछ याद आता है। वो भागकर अपने कमरे में जाती है और उस साइको की फाइल निकालकर पढ़ना शुरू कर देती है जिसमें उसकी सारी कहानी प्रभु के बिहेवियर से मिलती थी। उस फाइल में प्रभु का कोई फोटो नहीं था और प्रभु ने भी उसे अपना नाम देवा बताया था, इसलिए रम्या उसे अब तक पहचान नहीं पाई थी। रम्या तुरंत अपना बैग पैक करके बाहर आती है। वो रितु के साथ विला से भाग जाना चाहती थी लेकिन रितु वहां नहीं होती। रम्या प्रभु से पूछती है कि रितु कहाँ है। वो कहता है कि रितु यहाँ से चली गई है, लेकिन रम्या को यकीन था कि प्रभु ने उसे मार दिया होगा और अब उसे भी मारने वाला है। वो प्रभु से बचने के लिए हैप्पी बर्थडे गाना शुरू कर देती है। प्रभु का बघीरा मोड एक्टिवेट हो जाता है और उससे बचकर रम्या घर में ही इधर उधर भागना शुरू कर देती है। बघीरा उसके पीछे पीछे उसे मारने के लिए उसे दौड़ाना शुरू कर देता है। पूरी रात रम्या उससे बचकर इधर उधर भागती रहती है और आखिरकार फर्स्ट फ्लोर पर उस कमरे में पहुंच जाती है जहां बघीरा ने अब तक सभी लड़कियों का स्टैच्यू बनाया हुआ था। बघीरा भी उस कमरे में आ जाता है और रम्या को भी स्टैच्यू बनाने के लिए बांध देता है। लेकिन इन सब के दौरान अपनी इमेजिनेशन में बघीरा बार बार अपनी मोगली यानी कि मुरली से बात कर रहा होता है। रम्या को भी समझ में आ जाता है और वो भी मुरली से बातें करना शुरू कर देती है। वो मुरली से कहती है कि मैंने आज तक किसी भी लड़के को धोखा नहीं दिया है। तब बघीरा उससे कहता है कि तुमने अपने बॉयफ्रेंड रंजीत को धोखा दिया है। रम्या कहती है कि मैं रंजीत से प्यार ही नहीं करती थी और मैंने उसे कोई धोखा नहीं दिया। रंजीत अभी भी जिंदा है, चाहो तो कॉल करके पूछ सकते हो। अपनी बातों में रम्या बड़ी चालाकी से बघीरा की इमेजिनेशन कैरेक्टर मुरली को भी शामिल कर रही थी और आखिरकार बघीरा के इमेजिनेशन में मुरली उसे रंजीत को कॉल करने के लिए कहता है। रंजीत बघीरा का कॉल पिक करता है और बघीरा उससे पूछता है कि रम्या ने तुझे धोखा दिया था, तूने बघीरा ऐप पर शिकायत भी की थी, लेकिन तू अब भी जिंदा है। रंजीत उससे कहता है कि मैं क्यों मरूं, मैं तो बस कई महीनों से उस लड़की का पीछा कर रहा था, लेकिन रम्या मुझे कोई भाव नहीं दे रही थी और इसलिए मैंने बघीरा ऐप पर उसकी शिकायत कर दी और अब बघीरा उसे जान से मार देगा। यह सुनने के बाद बघीरा और उसकी इमेजिनेशन में मुरली दोनों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और इमेजिनेशन में ही मुरली उससे कहता है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। बघीरा उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन फिर भी उसकी इमेजिनेशन में मुरली वहां से चला जाता है। रम्या यह सब कुछ देखकर समझ जाती है और अब
बघीरा का दिमाग फ्रीज हो चुका था। वो बघीरा से पूछती है कि अगर कोई लड़की अपने बॉयफ्रेंड को छोड़कर कोई दूसरा अच्छा ऑप्शन ढूंढती है तो इसमें गलत क्या है? एक लड़की ने मुरली को धोखा दिया तो तुमने इतनी सारी लड़कियों को मार दिया और मुझे भी प्यार के नाम पर यहाँ लेकर आए हो और तुमने भी मुझे धोखा दिया है, तो क्या अब मैं तुम्हें भी जान से मार दूं? इसके बाद रम्या उसे बताती है कि मैंने बचपन से ही सिर्फ एक लड़के को प्यार किया है और वो तुम हो। मैं तुम्हारी रैबिट हूँ। दरअसल रम्या वही छोटी लड़की है जो प्रभु से उसके बचपन में ही मिली थी। वो प्रभु को यकीन दिला देती है कि मैं ही तुम्हारी रैबिट हूँ। प्रभु को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो रम्या को आजाद करके उसे गले लगा लेता है। इसके बाद एसीपी साई कुमार वहां आकर प्रभु को अरेस्ट कर लेता है। कुछ महीनों बाद कोर्ट भी मान लेती है कि प्रभु ने अब तक जो भी किया है वो सब उसका पागलपन था और उसे छोड़ दिया जाता है। इसके 20 साल बाद हम देखते हैं कि प्रभु और रम्या दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं और अब उनका एक बेटा भी है जो अपने घर से अपनी गर्लफ्रेंड को मारने के लिए निकल रहा होता है। प्रभु उसे समझाने की कोशिश करता है कि लड़कियां प्यार में धोखा दें तो हर बार उनकी ही गलती नहीं होती, लेकिन प्रभु का बेटा उससे कहता है कि आपको प्यार के बारे में क्या पता, मैं उस लड़की को जान से मार दूंगा। प्रभु कहता है कि अपनी गर्लफ्रेंड और उसकी फैमिली को मिलने के लिए बुलाओ, मैं उससे बात करूंगा। वो लड़की अपनी माँ के साथ प्रभु के पास आती है। उस लड़की की माँ कोई और नहीं रेशमा होती है, जिसे देखते ही प्रभु का बघीरा मोड एक बार फिर से एक्टिवेट हो जाता है और वो सबके सामने रेशमा को जान से मार देता है, जिसके साथ ही यह फिल्म भी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू।